वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और मैं आज फिर आपसे इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक इख्तलाफ हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, निज्जार सिंह का जो मर्डर हुआ कनाडा में समर के दौरान, कई महीने हो चुके हैं उसको लेकर जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात इंडिया और कनाडा के बीच में जो चल रहे हैं, जो एक तरह से लो इंटेंसिटी टेंशन कह सकते हैं आप उसको, उसको लेकर उसमें फिर एक मजीद एस्केलेशन हुआ है। और जो फाइव आइज का एक मुल्क जो अभी तक खामोश था, न्यूजीलैंड, उसने भी बयान इंडिया के खिलाफ दे दिया है कनाडा को सपोर्ट करते हुए। उसके बारे में मैं बात करूंगा और चंद और मुद्दे उसी को लेकर आपके सामने कुछ क्लैरिटीज पेश करूंगा। और फिर मैं दोबारा वियना कन्वेंशन जो है डिप्लोमेसी का 1961 का, उसके इस बार दो आर्टिकल्स में बताऊंगा, जिससे आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि इंडिया इज नॉट वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन। और जो बार बार कह रहे हैं वेस्टर्न मुल्क कि इंडिया वियना कन्वेंशन को वायलेट कर रहा है, वो बिल्कुल ही गलत बात है। इट इज अनक्लियर। और उनके अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ जा रही है इंडिया, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि वियना कन्वेंशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिससे इंडिया वायलेट कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात से जाहिर करूं, प्लीज़ आप अगर कॉन्वर्सेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब जब मैं वीडियोस लगाता हूं। मैं तकरीबन 5 वीडियोस से लेके 7 वीडियोस तक आजकल लगा रहा हूं हफ्ते में। और आप में से वो लोग जो कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ हो सके तो ज्वाइन करें। ज्वाइन का बटन सब्सक्रिप्शन के बटन के बिल्कुल बाजू है। तो पहले फाइव आइज है क्या? फाइव आइज एक ऐसा पार्टनरशिप है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चल रहा है बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। यानी इसके जो मेरे एक कॉन्वर्सेशन के जो मेंबर है, उन्होंने कहा कि ये पांडव है। तो ये जो 5 पांडव है, ये अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इसमें से और ये सारे के इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क हैं। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं फाइव आइज। उससे काफ़ी स्ट्रेटजिक फ़ायदा है। बर्तानिया से आप यूरोप पे नज़र रख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अब चाइना पे नज़र रखते हैं। तो इनके लिसनिंग पोस्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है तो ढूंढ सकते हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया का शो था जहाँ पे अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियंस मिलकर इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से सैटेलाइट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना पे स्पाई करते हैं। तो ये शेयर करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप CIA में हैं या NSA में हैं या कैनेडियन इंटेलिजेंस में हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सेस मिलता होगा किसी पोर्टल को, जहाँ पे आप जब लॉग इन करके देखते हैं तो दैट इज फाइव आइज। और जो इंटेलिजेंस अवेलेबल है फाइव आइज को, आई डोंट नो कि US तो मैं जानता हूँ कि US के पास जो सारा इंटेलिजेंस होता है वो सबके साथ शेयर नहीं करते। US डिसाइड्स के व्हाट इट विल शेयर विद अदर कंट्रीज, लेकिन US डिमांड करती है कि जो दूसरे मुल्कों के पास पूरा इंटेलिजेंस है वो US को हासिल रहे। तो बेसिकली इट इज पॉसिबल कि द US कंट्रोल्स के दूसरे 4 मुल्क क्या देखते हैं, एंड सो देयर मस्ट बी एक कॉमन प्लेटफॉर्म या कॉमन प्लेस जहां ये लॉग इन करके देखते हैं। एंड सो जो कनाडा जो कह रहा है कि उसके पास जो इंटेलिजेंस है इंडिया के डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट में निज्जार के कत्ल के ताल्लुक से, सो दे प्रोबेबली शेयर दैट इंटेलिजेंस, जो अभी तक कनाडा ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। तो पहली चीज़ ये है कि उन्होंने पब्लिकली शेयर नहीं किया। इंडिया कहती है कि कनाडा ने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंडिया को नहीं दी है। और तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अभी तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया, केस सॉल्व नहीं हुआ। इट टेल्स यू के कैनेडियन इंटेलिजेंस, कैनेडियन फेडरल जो भी इन्वेस्टिगेटर्स है वो बड़े इनकॉम्पिटेंट है। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि किलर्स बाहर से आए थे और बाहर चले गए इसलिए उनको पकड़ नहीं सक रहे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल शायद उनको ट्रेस करने के लिए दे वांट इंडियाज हेल्प। बट
तीन चार मैं आपके सामने नुक्ते रखना चाहता हूँ, बिंदियाँ, जिस पे आप लोग गौर करें। अभी तक न्यूजीलैंड इस मामले में दखल नहीं दिया था, और ये सारे बयानात हैं वो इंडिया ने जो 20 अक्टूबर तक जो या 21 अक्टूबर तक जो डेडलाइन दी थी कनाडा को, कि जो कैनेडियन एम्बेसी है जिसमें तकरीबन 62 डिप्लोमेट्स है, उसको 21 तक लेकर आए और 41 डिप्लोमेट्स को वापस कर दें। तो इंडिया ने डिमांड किया था कि कनाडा ब्रिंग इट टू पैरिटी, यानी इंडियन डिप्लोमेट जितने कनाडा में हैं जो 21 है, वो नंबर कनाडा भी मेंटेन करे। कनाडा शुड नॉट हैव मोर डिप्लोमेट्स इन इंडिया देन इंडिया हैज इन कनाडा। तो और फिर इंडिया ने उनको काफी वक्त दिया, ये कई हफ्तों तक कोशिश करते रहा कनाडा इंडिया से डायलॉग करते हुए, एंड देन जो डेडलाइन करीब आई, जब उनको पता चला कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेंज हिज पोजीशन, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि अभी नोटिस मिली, हालांकि इंडिया ने कई हफ्तों की नोटिस उनको दे चुकी थे कि आप 41 डिप्लोमेट्स को निकाल ले अक्टूबर की 20-21। तो ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, यूएस का स्टेटमेंट जो आया वो बेसिकली जो ट्रूडो का और जो मेलेनी जॉली जो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, जो मैंने इससे पहले अगर आप देखें तो मैंने उन पर भी एक कॉन्वर्सेशन किया है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। उनका कहना है कि डिप्लोमेट्स की सेफ्टी से वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि जब इंडिया ने उनको धमकी दी तो दे रियलाइज के उस डेडलाइन के बाद उनके 41 डिप्लोमेट्स अगर इंडिया में रहते हैं तो पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाएंगे, जिससे उनकी सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगी, और उनकी सिक्योरिटी के खातिर कनाडा ने वापस बुला लिया। फिर दूसरी बात, कनाडा ने ये कहा कि वियना कन्वेंशन के वायलेशन में इस तरह से यूनिलैटरली करना गलत है। देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये यूनिलैटरली करना, ये चीज यूनिलैटरली हो सकती है, बायलैटरली कैसा हो सकती है? जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट को कह रहा हो कि आप यहाँ से चले जाएं, इट इज एन यूनिलैटरल सेक्शन। तो क्या कनाडा और इंडिया मिलकर तय करेंगे ये बात? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। तो वो जो यूनिलैटरली, अगर आप, जब मैं आपको बताऊंगा जो लैंग्वेज ऑफ द लॉ का जो 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 लैंग्वेज है, उससे साफ क्लियर आता है कि दिस नॉट ए बायलैटरल डिसीजन या बायलैटरल इशू। तो कनाडा ने जो बात कही, अमेरिका ने भी वही दोहराई कि डिप्लोमेट्स की सेफ्टी के लिए कनाडा लेके निकला है। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर होने के लिए डिप्लोमेट्स को ऑन द ग्राउंड होना ज़रूरी है। ये बात गलत है। दे कैन ऑलवेज कम एंड मीट, रोज़ आए इंडिया को, जाकर मीट करें अपने हवाई जहाज़ से। दे कैन इनवाइट इंडियन डिप्लोमेट्स जो अब कनाडा में हैं। अब फिर इंडिया ने धीरे धीरे से कॉन्सुलर सर्विसेज शुरू करी है, वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है थोड़ा बहुत। बट अमेरिका ने भी वही बात कही, बरतानिया ने भी वही कही, ऑस्ट्रेलिया ने भी वही कही, अब न्यूजीलैंड भी वही कह रहा है। तो मुझे लगता है कि कनाडा की जो इंटरनेशनली यूं कहिए कि ह्यूमिलिएशन हो रहा है इंडिया के जवाबात से, तो कनाडा को सपोर्ट करने के लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने पब्लिकली ये बयान दिए, क्योंकि आई एम श्योर कि पिछले कई हफ्तों से कनाडा, बरतानिया और यूएस मुसलसल बिहाइंड द सीन्स इंडिया से इस मुद्दे पर कंटिन्यूस डायलॉग कर रहे हैं। दे आर प्रॉब्ली डिमांडिंग टू थिंग्स। एक उनका डिमांड ये था कि वो जो कोऑपरेशन चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट कोऑपरेशन है, किसी ने पब्लिक नहीं किया कि एक्चुअली क्या कोऑपरेशन कनाडा चाहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंडिया को अपना डिसीजन बदलने के पर मजबूर कर रहे थे कि इंडिया कनाडा के जो डिप्लोमेट थे उन्हें एक्सपेल ना किया जाए। तो तो ये जो पब्लिक स्टेटमेंट्स जो रिलीज हुए हैं, उसका मतलब ये है कि जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी फेल हो गई, यानी जो वेस्टर्न मुल्कों की फाइव आइज की जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक गोल्स थे वो उन्होंने अचीव नहीं किया। तो दो वजूहात की वजह से, एक कनाडा को सपोर्ट करने के लिए और दूसरा इंडिया पे इनडायरेक्टली प्रेशर डालने के लिए दे आर डूइंग दिस। इंडिया का शुरू से, जब से आज़ादी हुई, इंडिया के डिप्लोमेट्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इट ऑलवेज फॉलोज इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स। इंडिया बिल्कुल
अपने आईज को डॉट करती है, टीज को क्रॉस करती है. सो इंडिया डज नॉट वायलेट प्रिंसिपल. जिस तरह से यूएस रोजमर्रा इंटरनेशनल लॉ को तोड़ मोड़ कर देता है, इसराइल के मामले में आप देख लें, इस तरह चीजें नहीं करती. आज यूएस ने दूसरे मुल्कों में बमबारी कर दी. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू सी इंडिया डूइंग. तो इंडिया को जो इमेज है उसको थोड़ा धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं ये पब्लिक स्टेटमेंट्स लेके. एंड आई थिंक जिस तरह से इंडिया की सोच है, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स इंडिया के बारे में इस तरह से इश्यू करना, न्यूजीलैंड हो या कनाडा हो या अमेरिका हो, दैट डजंट हेल्प द कॉज. उससे इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं आती इस बात. एंड जो मसला हल हो सकता है बिहाइंड क्लोज डोर, वो अब और मुश्किल हो जाएगा हल होने के लिए. तो एनीवे, लेट्स लुक एट द कोर एक्यूजेशन के इंडिया इज वायलेटिंग. दिस इज व्हाट कनाडा इज सेइंग और पूरे कंट्रीज बैक कर रहे हैं फाइव आइज के, कि इंडिया पैरिटी डिमांड कर कर, यानी रिड्यूस द नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स, और जिनको अगर वो नहीं रिड्यूस करते हैं तो वो पर्सना नॉन ग्राटा हो जाएंगे 21 अक्टूबर के बाद. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, कनाडा कह रहा है कि ये वियना कन्वेंशन के खिलाफ है. तो आप देखें, पहले ये मैं पहले भी ये आर्टिकल मैं पहले भी दिखा चुका हूँ मेलेनी जॉली के स्टेटमेंट के जवाब में, जो कॉन्वर्सेशन मैंने किया था, आप लोग उसे जरूर देखें. तो ये जो आर्टिकल 9 है, इसके दो हिस्से हैं. इसमें साफ कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक अग्रीमेंट, सॉरी ये आर्टिकल 9 चाहिए, हाँ, आर्टिकल 9 में साफ लिखा हुआ है, द रिसीविंग स्टेट में at any time and without having to explain its decision notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. साफ कह रहा है कि इंडिया कभी भी बगैर कोई वजह बताए, विदाउट एक्सप्लेनिंग देयर डिसीजन, कनाडा को कह सकता है कि हमें ये बंदा ये सारे बंदे हमें मंजूर नहीं है, आप डिप्लोमेटिक स्टाफ को, इन बंदों को निकाल दें, ये पर्सोना नॉन ग्राटा. तो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स. इंडिया कैन डिसाइड. इनफैक्ट जब उनको पता चलता है कि कनाडा फलान को भेज रहा है एज एम्बेसडर या सेकंड इन कमांड या थर्ड इन कमांड, इंडिया कैन ऑब्जेक्ट. तो साफ कह रहा हूँ. इसमें देखिए, इसमें बायलैटरल का कोई जिक्र नहीं है, मल्टीलैटरल का कोई जिक्र नहीं है. इट इज क्लियरली सेइंग द रिसीविंग स्टेट में एट एनी टाइम विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजन. ये यूनिलैटरल डिसीजन है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये कनाडा जो कह रहा है कि इंडिया यूनिलैटरली ये चीज़ नहीं कह सकता, वो बिल्कुल गलत रीडिंग है आर्टिकल का. आइंदा रिपोर्टर्स, अगर जो खासतौर से इंडिया के रिपोर्टर्स जब इस तरह का बयान सुनते हैं, तो उनसे पूछें कि विच आर्टिकल ऑफ द वियना कन्वेंशन आर यू रेफरिंग टू. और दूसरा है आर्टिकल 11. देखें आप, आर्टिकल 11 तो डायरेक्टली स्पीक करता है टू दिस पैरिटी इश्यू. इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट as to the size of the mission, the receiving state may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal. तो इसमें बहुत ही वादे है. दिस इज सो क्लियर. इन दी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, इंडिया और कनाडा के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है ऑन द अमाउंट एंड नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स दैट दे बोथ शुड हैव. अगर वो होता तो इंडिया अपने जवाब में उस पर इन्वोक करता, और कनाडा अपने इल्ज़ाम जब वो लगा रही थी उसमें भी वो इन्वोक कर सकता था कि हमारे साथ इंडिया का माहिदा है, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, एन एग्रीमेंट विद इंडिया कि हमारे 62 डिप्लोमेट्स वहाँ होंगे. ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की. अगर होता तो सबके सामने आ जाता. और मैंने एक्चुअली सर्च किया, देयर इज नथिंग दैट आई कुड फाइंड. तो इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो द रिसीविंग स्टेट यानी इंडिया may require that the size of the mission be kept within limits. तो इंडिया जो कह रहा है कि भाई आप 21 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स नहीं रख सकते इंडिया में, it is a reasonable, legally consistent right. India is right, Five Eyes is wrong. दोबारा कह देता हूँ, जहाँ तक इंटरनेशनल लॉ का सवाल है, इंडिया की पोजीशन सही है. कनाडा की पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया और अमेरिका जो कह रहे हैं कि इंडिया इज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, उनका बयान गलत है. मैं चैलेंज करता हूं कि बताएं मुझे कौन से वियना के कन्वेंशंस इंडिया वायलेट कर रहा है. दे आर कंसिस्टेंट विथ द लॉ. उनका ये राइट है कि दे कैन आस्क द कैनेडियंस टू रिड्यूस द साइज. इन फैक्ट
पैरिटी तो छोड़ दें आप, इंडिया के 21 डिप्लोमेट्स हैं, अगर इंडिया चाहता है तो कनाडा को और भी रिड्यूस करवा सकता है, कहता है कि आप सिर्फ 10 रखें, एंड इट इज अप टू कनाडा कि वो भी बदले में कहे इंडिया के ठीक है आप भी 11 को वापस बुला लें, आप भी 10 पे आए या ना करें, जैसा कनाडा का ये कह रहा है कि वी विल नॉट रिटेलिएट, वी विल नॉट रिटेलिएट। तो दिस इज वेयर द इंटरनेशनल लॉ इज। आई होप कि इंडिया विल पुश बैक। मुझे लगता है कि इंडिया ने प्राइवेटली बहुत कोशिश की इस मुद्दे को ख़त्म करने की, और ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा है। इससे ज़रूर ताल्लुकात इंडिया के वेस्ट के साथ थोड़ा बहुत ख़राब हो रहे हैं। अब देखिए, अब अमेरिका का जो करंट मूड है इसराइल के साथ, जो हमास का जंग शुरू हुआ है, देयर आर ओनली टू थिंग्स जिस पे वो इन्वॉल्व हैं। इस वक्त इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंडिया अमेरिका सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस्ड है, एक यूक्रेन की जंग और एक दूसरा इसराइल की जंग। और इन दोनों जंगों में जो अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़, आप जो भी कहें, डोमेस्टिक लॉबीज के वजह से, और इन दोनों इश्यूज में इंडिया इज़ नॉट विथ अमेरिका। इंडिया ने शुरू शुरू एक बयान दिया और एक फ़ोन कॉल में इसराइल के साथ स्टैंड करने की बात की, लेकिन उसके बाद से इंडिया ने टू स्टेट पोजीशन को अफर्म किया। अब बाइडन ने 20 दिन के बाद उस बात को दोहराई, और इंडिया सेड एड टू गाजा विच इज आई थिंक एक्सट्रीमली वंडरफुल थिंग। और मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग द स्टेप टू सेंड एड टू गाजा। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बरतानिया या फ्रांस या दूसरे अदर वेस्ट, कनाडा खुद अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसराइल को डायरेक्टली सपोर्ट करने, हथियार देने, वेपन्स, यू कांट सी इंडिया डूइंग दैट। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ लो लेवल ऑफ इरिटेशन इन वाशिंगटन विथ इंडिया के हम इंडिया के साथ इतना सारा चीज़ें कर रहे हैं, हमने G20 में मदद की, ये की, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, हथियार दे रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, एडवांस फाइटर प्लेन्स के इंजन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। और इंडिया जब हमें ज़रूरत होती है तो इंडिया इज़ नॉट स्टैंडिंग विद अस एज क्लोजली एज अदर एलाइज, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आज आए हुए हैं, कल और आज US में। देखना उस पर कि क्या वो दोनों मिलकर कुछ कहते हैं कनाडा के मसले को लेकर। मुझे लगता है कि कनाडा शुड शट अप एंड डू इट्स जॉब फर्स्ट। पहले वो केस सॉल्व करें, वो जो किलर्स हैं उनको पकड़ें, उसके बाद जो उनके पास इंटेलिजेंस है वो उसको पब्लिक करें, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द इंटरनेशनल स्टेट। ये बार बार इंडिया के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना इज नॉट द राइट वे टू गो। दे आर नॉट गोइंग टू गेट इंडियाज कोऑपरेशन इफ दे इंसिस्ट ऑन डूइंग दैट। दूसरी चीज ये है कि अगर उनके पास कोई इंटेलिजेंस है तो शेयर करें पब्लिक में, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा है कि ऐसी कोई इंटेलिजेंस उनके पास नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो इंडिया के तरफ से दबाव आ रहा है कि आप टेररिस्ट को और एक्सट्रीमिस्ट को और सेपरेटिस्ट को एक सेफ हेवन बने हुए हैं, उसका जवाब दे कनाडा। इट इज मेरे लिए एक थोड़ा इरिटेशन हो रहा है कि जो इंडिया के दोस्त हैं इंटरनेशनल अरीना में, कौन है इंडिया के फ्रेंड्स, जिस तरह के कनाडा की मदद के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और UK आया, इंडिया के कौन से ऐसे दोस्त हैं जो कनाडा पे प्रेशर डाल सकते हैं कि प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग and giving safe haven to terrorists and extremists from Khalistani extremists in Canada। ये अफसोस की बात है कि अभी तक कोई दूसरे थर्ड मुल्क से ये बयान नहीं आया। आई थिंक इंडिया जब भी इनसे बात करती है शुड डिमांड स्पेशली ऑफ द US, और ये भी जो कंट्रीज आते हैं फ्री ट्रेड वगैरह करने के लिए, उन पे दबाव डालें कि वो कनाडा के बारे में भी पब्लिक स्टेटमेंट्स इशू करे इस तरह के नेगेटिव। एंड आई थिंक इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आने लगेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज से, अगर सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया के जो दोस्त हैं, या साउथ अफ्रीका, इस तरह से कंट्रीज जिनका खुद का इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छा है, अगर ये बयान देने लग गए कनाडा के बारे में, तो एटलीस्ट ट्रूडो की गवर्नमेंट तो डूब जाएगी। एंड सो इंडिया शुड नाउ फ्लेक्स इट्स मसल और ये बात मैसेज भेजना शुरू कर दें वेस्टर्न कंट्रीज को कि भाई ना सिर्फ हम आपके प्रेशर को रेजिस्ट कर सकते हैं, बल्कि आपके ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं,
اور آپ کی جو سرکاریں ہیں اس کو بھی ہم پلٹ دے سکتے ہیں تھرو ڈیموکریٹک پروسیسز. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا ڈسکشن اچھا لگا. پلیز کانورسیشن کو سبسکرائب کریں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس مدعے پہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ مدعا جس کے اوپر میں نے ایک پورا کانورسیشن کا کیا ہے ٹو سے وائی اٹ از امپورٹنٹ. میرا پچھلے والا ضرور دیکھ لیے آپ. اور پلیز کانورسیشن کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور ہو سکے تو جوائن کر کے ممبر بھی بن جائے کانورسیشنز کے. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مختصر خان.